तो चल रहा है और वहीं मिर्जापुर का भी विरोध अब देखने को मिल रहा है। मिर्जापुर के खिलाफ भी मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है और मिर्जापुर की उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर है उसकी छवि खराब करने का आरोप वेब सीरीज पर लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मिर्जापुर के एक निवासी की याचिका पर सीरीज और अमेजन प्राइम वीडियो के निर्माताओं को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने शिकायत की कि मिर्जापुर को वेब सीरीज में खराब छवि में चित्रित किया गया था और इस नोटिस में कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले की सुनवाई सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर कंट्रोल की मांग करने वाली याचिका के साथ होगी। इसके अलावा तांडव के डायरेक्टर को यूपी पुलिस ने पूछताछ में शामिल होने के लिए लखनऊ आने का नोटिस दिया है। और बता दें कि सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज तांडव पर मचे बवाल के बाद लोग वेब फिल्मों में अश्लीलता और धर्म विरोधी बातों पर अब अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। मेकर्स पर यह आरोप है कि मिर्जापुर वेब सीरीज धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और इससे सामाजिक ताना बाना उसको भी नुकसान हो रहा है। लेना पड़ा और यही दुख, यही दर्द आज के सामना में छलकता है। क्यों बचाने का दुस्साहस करिए शिवसेना? फिल्म जगत के बड़े लोग और अमेजॉन जैसी बड़ी धनवान कंपनी, इनको बचाने के लिए हमारे देवी देवताओं के आस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है उसे शिवसेना बचाने का दुष्कर्म कर रही है। यह मनोरंजन का विषय हो नहीं सकता। यह हाथ से यदि शिवसेना को लगता है तो वो कितने वोटों की राजनीति के लिए गिर गए हैं ये सामने आता है। लानत है उनकी लाचारी पर। अभी हमने उनको नोटिस दे दिया, नोटिस चस्पा कर दिया नोटिस में उनको हाजिर होने के लिए पूछताछ कब होगी? आईओ के सामने 27 जनवरी कितने बजे? 27 जन 10 बजे। कहाँ? लखनऊ जी। उनको लखनऊ आना पड़ेगा? जी, लखनऊ आना पड़ेगा, लखनऊ प्रेजेंट होना पड़ेगा फिजिकली उनको। 40 की नोटिस उनको नोटिस दिया हूँ लखनऊ आने के लिए। अब वो 1 हफ्ते का टाइम है, 3 हफ्ते का इनके जो है कोर्ट ने आदेश दिया है, 3 हफ्ते का अंतरिम बेल दिया है, तो अपना आके अपना बयान अंकित कराएंगे। घर पे नहीं है? नहीं, घर पे नहीं, ताला बंद है। कितने तारीख को सर? कितने तारीख को? 1 हफ्ते का समय है। फिजिकल अपीयरेंस होगा इनका? जी। तो लगातार जिस तरीके से वेब सीरीज आ रही हैं, अब ओटीटी का युग, अगर ये कहा जाए कि ओटीटी का युग आ गया है तो ये गलत नहीं होगा। मुकेश त्यागी अभिनेता हैं, बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार जी मुकेश जी, क्योंकि जिस तरीके से अब ये कहा जा सकता है कि वेब सीरीज का अब जमाना आ गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म का ही जमाना अब आ गया है, लेकिन ऐसे में अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कोई नियम कानून नहीं है, कोई कायदे नहीं बनाए गए, तो क्या इस तरीके से अब मजाक बनाया जाएगा सामाजिक ताने बाने को लेकर के, जिस तरीके के लगातार आरोप लग रहे हैं, मामले दर्ज हो रहे हैं? देखिए हितेन जी, फर्क ये है, थोड़ी आवाज में इको आ रही है हितेन जी, जरा जी बिल्कुल, मैं अपनी टीम से निवेदन करूंगा कि आवाज को क्लियर करने की कोशिश करें। जी मुकेश जी। जी देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में एक है सीबीएफसी, जी, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, बिल्कुल, तो उसके तहत जो है फिल्मों को सेंसर किया जाता है जी, और सेंसर बोर्ड भी कह देते हैं आम भाषा में। अगर आपने ध्यान कहा होगा, बहुत सी पिक्चरों में उन्होंने अपनी कैंची चलाई जी, और ऐसे अश्लील दृश्य जो कि समाज को दिखाने लायक नहीं थे उसको काटा। होता ये था कि प्रोड्यूसर्स जो है वो चाहता था यू सर्टिफिकेट लेना, मतलब यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में एडवांटेज ये होता है कि आपको दूरदर्शन भी आपके सैटेलाइट खरीदती है जिसमें बहुत मोटा पैसा मिलता है। तो प्रोड्यूसर की हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं यू सर्टिफिकेट ले लूं, चाहे उसमें एडल्ट कंटेंट ही क्यों ना हो जी। लेकिन जहां पर सेंसर बोर्ड मजबूत है वहां पर उसने एडल्ट कंटेंट को यू सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो वो तो वहां पे कंट्रोल हो जाता है जी। लेकिन जब आता है ओटीटी प्लेटफॉर्म का सवाल, तो इसको सेंसर नहीं कर पाती है सरकार। क्यों? इसका कारण यह है, उसका लीगल रीजन है कि इसके जो सर्वर्स हैं वो इंडिया से बाहर है, ऑफशोर सर्वर्स हैं, और ऑफशोर सर्वर्स पर हिंदुस्तान की सरकार का जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो अभी ये खुलकर के पेश आ रहे हैं कि जो भी मन में चाहे, जैसा भी अश्लील सब्जेक्ट हो, वो परोस रहे हैं समाज को बिना किसी अंकुश के। तो इतने गंदे गंदे अश्लील
मुझे तो लगता है कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल इतना क्रिएट हो रहा है इन ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। देखिए, हमारी सनातन संस्कृति है, हमारा परिवार, हम लोग जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से वो नहीं है, हमारे एक ग्रास रूट है, तभी हमारी सिविलाइजेशन अभी तक कायम है। बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन गायब हो गई, मेसोपोटामिया है, बेबीलोन है, मिस्र, यूनान सब मिट गए जहां से, मगर कुछ बात है हिंदुस्तान की सभ्यता में कि वो अभी तक बरकरार और चल रही है। तो वो हमारे जो मूल्य हैं, तो उन मूल्यों का विघटन और जिस प्रकार से उनका ह्रास हो रहा है वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। तो उसको लेकर के हम ये कहते हैं कि सरकार को अब टाइम आ गया है कि रेगुलेशन लगाना है, नहीं तो ये दिन पर दिन, रात दिन बेल की तरह से बढ़ रहा है। जी मुकेश जी, सिर्फ अश्लीलता की बात नहीं है, यहाँ पर समाज में जिस तरीके से सांप्रदायिकता भड़काने की भी कोशिश की जाती है, और लगातार अगर बात की जाए तो अब छात्र भी विरोध कर रहे हैं वेब सीरीज तांडव का, क्योंकि उसमें जो छात्र राजनीति है उससे जुड़े हुए भी कुछ सीन दिखाए गए। उसमें यह भी कहा गया कि विद्यार्थी इस तरीके से अभद्रता नहीं करते हैं, और इसके अलावा देवी देवताओं के अपमान की भी अब बड़ी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, चाहे वो फिल्मों की बात भी क्यों ना हो, फिल्मों में भी इस तरीके की घटनाएं सामने आती रही हैं। क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट होता है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये कॉकटेल ऑफ एवरीथिंग, पब्लिसिटी से फ्री पब्लिसिटी मिलती है आज, और मैं आप डिस्कस कर रहे हैं तो एक फिल्म को प्रमोशन मिल रहा है, इसके बारे में चर्चा चल रही है। जब भी जिज्ञासा होगी, लोगों का मन करेगा देखने का, भी ऐसी कौन सी कंट्रोवर्शियल चीज है जी जिसको हम ना देखें। तो एक तो ये फ्री पब्लिसिटी, नहीं तो आप जानते हैं पब्लिसिटी कॉस्ट जो हो सकती है वो करोड़ में जा सकती है। बिल्कुल। तो एक इनडायरेक्टली आनंद मिल रहा है। दूसरा क्या होता है कि हमारे यहाँ इतनी सहनशीलता है हमारे समाज के अंदर कि हर प्रकार की अश्लीलता है, हर प्रकार के जो सामाजिक विघटन के या जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, इस प्रकार के सभी मटेरियल को हम लोग एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं। हिंदुस्तानी सभ्यता की ये भी बड़ी खूबसूरती है कि वो हर प्रकार के व्यक्ति, हर प्रकार के विचारधाराओं का सम्मान करती हैं, तो इनको कुछ होता भी नहीं है। एक आध माफी मांग लेंगे, अभी जैसे तांडव में उन्होंने एक जेनरिक स्टेटमेंट दे दिया है कि किसी की अगर उनके किसी के सेंटिमेंट्स आहत हुए हैं तो हमें अपॉलॉजी देते हैं, तो इस प्रकार करके ये दे गेट अवे विद द मर्डर। तो ये अभी टाइम आ गया, जिस प्रकार से जागरूकता फैली है, मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर इसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ है, हर जगह इनके पोस्टर जलाए गए हैं, FIR लखनऊ में फाइल की गई है, FIR महाराष्ट्र में राम कदम जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने FIR फाइल की है। अमेजोन के ऑफिस के बाहर जाकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, उन्होंने अमेजोन के ऐप को अपने फोन से डिलीट कर दिया है। तो ऐसे एक नई तरंग आ रही है जागरूकता की कि अब समय आ गया है कि अब आपका ये जो खेल है, दंगा खेल, ये अब खत्म होगा। इनको इसमें आनंद मिल रहा होगा क्योंकि इनकी पब्लिसिटी, TRP बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद बहुत कम प्रोड्यूसर होंगे जो ये हिम्मत करेंगे कि जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम सौहार्द को, छोटा और उच्च जाति के बीच में जो खाई खोदने का काम कर रहे हैं या देश को विघटन करने का काम कर रहे हैं, या ऐसे अर्बन नक्सल्स हैं जो वामपंथी विचारधाराओं से प्रेरित हैं, जिनको देश से प्रेम नहीं है, उनको अपनी विचारधारा से प्रेम है और अपनी विचारधारा के लिए वो पूरे देश की आहुति दे सकते हैं। तो इस प्रकार की विचारधाराओं पर अंकुश लगेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पहली बार किसी OTT प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा इसके अगेंस्ट एक जागरूकता का अभियान खोला है, और अब ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। अभी आप देखिए, मिनिस्टर ऑफ, हमारे माननीय मंत्री जी प्रकाश जावड़ेकर जी ने मीटिंग बुलाई है, अमेजोन के उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है। अभी धीरे धीरे आप देखेंगे कि OTT के ऊपर एक बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आएगा। जैसे कि और आपको मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ कि सिंगापुर के अंदर वहां पर उन्होंने OTT पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है। उन्होंने कहा कि एज में डिवीजन किया हुआ है, 16 साल की उम्र, 21 साल की उम्र, 8 साल की उम्र, तो उसमें उन्होंने पेरेंटल गाइडेंस के ऊपर दिया हो गया है, लॉक का अरेंजमेंट किया है, पेरेंट्स कैन लॉक द प्रोग्राम। ऐसे ही UK के अंदर नेटफ्लिक्स के साथ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने जॉइंट वेंचर किया है, जिसमें उन्होंने एंटर किया कि कुछ ऐसे भड़कीले तत्व जो होंगे उनको हम फिल्टर आउट कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है, सऊदी अरेबिया तो आप जानते हैं कि वहां पर तो बिल्कुल भी आप किसी बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकते। तो बड़े सारे देश इन OTT की लिबर्टीज का, अभिव्यक्ति की आजादी का जो ये दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको लेकर के एक नई जागरूकता फैल रही है। और अब इनका टाइम आ गया है कि अब इनके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश लगेगा, क्योंकि ये खुद
अनुशासित नहीं है, हर प्रकार के मटीरियल को परोस रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं, समाज को विघटन करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब से बने तब से ये बड़े बेचैन घूम रहे हैं कि भाई ये कहाँ से बन गए, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। तो इनके जो इलिटिस्ट कॉन्सेप्ट हैं, इनके जो वामपंथी विचारधारा हैं, देश को विघटन करने की जो साजिश है इनकी, उस पर एक बड़ा कड़ा प्रहार आ रहा है। अब ऑर्गेनाइज तरीके संगठित रूप से आ रहा है। अब तक तो ये बिखरा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है अब लोग समझ गए हैं कि इनकी नीयत में खोट है। ये एक अपना कमर्शियल जो आपका एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन तो कर ही रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, और साथ साथ अपनी एक विचारधारा को भी समाज के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समाज भड़के और यहाँ पर अराजकता का माहौल बने। बिल्कुल मुकेश जी, आपने संस्कृति की बात की और एज ग्रुप के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात भी की। दो सवाल मेरे यहाँ पर रहेंगे। एक तो जब से फिल्मों में कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न सभ्यता की बात आपने की है वो आई है, उससे भारत की संस्कृति को कितना नुकसान पहुंचा है, और दूसरा मेरा सवाल यहाँ पर यह भी है क्योंकि जिस तरीके से एज रिस्ट्रिक्शन की बात आपने कही है उसमें भारत में जिस तरीके का कंटेंट अब दिखाया जा रहा है वो तो किसी भी आयु वर्ग में सही नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था, भारत सरकार ने 815 साइट्स जो थी, जो पोर्नोग्राफिक साइट्स थी, उनको बैन कर दिया था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप एडल्ट बैन नहीं कर सकते हैं, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन लिफ्ट कराया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कैवेट ये लगाया कि आप चार दीवारी के अंदर अगर आप इस प्रकार के पदार्थ को देख रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शनेबल मामला है क्योंकि हमारी अश्लीलता को कहीं ना कहीं से लेजिटिमाइज करता है। लेकिन ओटीटी एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, ये कोई एक आदमी बैठ के नहीं, पूरा परिवार उठ के देखता है, टीवी पर देखता है। तो ये परिवार के अंदर जिस प्रकार से गैंग्रीन या दीमक, ये इस प्रकार के जो अश्लील है, तो मुझे लगता है कि बहुत कड़े रेगुलेशन लाने की आवश्यकता है। नहीं तो हमारे देश में जिस प्रकार से युवा को ये बर्बाद करेंगे, नशे के चंगुल में फंस रहे हैं इसको देख देख करके, बलात्कार हो रहे हैं। बल्कि अभी एक IIM में एक स्टडी हुई कि किस प्रकार से जो युवक हैं उन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है टीवी के दृश्यों का। बल्कि एक शहर उत्तराखंड के अंदर एक आदमी ने एक फिल्म देखी और उसके बाद बलात्कार किया, और उसे जब पूछा कि भाई आपने क्यों किया, बोले मैंने फिल्म में देखा तो मैंने किया। तो ऐसे हमारी घटनाएं वैसे ही बहुत बढ़ती जाती हैं, क्राइम बढ़ रहा है, विमेन के अगेंस्ट सिक्योरिटी। तो ये जो उत्तेजना है, सामाजिक उत्तेजना को बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, इसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा पे भी पड़ने वाला है। परिवार में माता भी बैठी हुई, अब आप मिर्जापुर का देख लीजिए, वहां पे ससुर का संबंध जो है एक गैर मतलब अश्लील संबंध अपनी बहू, अपने बेटे की बहू के साथ दिखाया गया है। तो इस प्रकार के जो है, आप क्या कहना चाह रहे हैं आप, मतलब आपको कहानी बनाने में और कुछ नहीं मिल रहा है। आप इतनी तो आप पोर्नोग्राफिक साइट खोल लीजिए, आप अपना वहां पे पोर्नोग्राफिक अपना डालिए जो भी करना है, लेकिन आप समाज के अंदर घुस करके कुछ माना जा सकता है कि कंटेंट दिखाने की कोई उनकी मंशा हो सकती है, लेकिन किसी शहर का नाम इस तरीके से बदनाम करना ये तो बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसको किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि सिर्फ मिर्जापुर का नहीं है, मिर्जापुर की सीरीज दूसरी सीरीज भी आ गई है, इसके अलावा आगे भी बनाने की उन्होंने बात कही है। इसके अलावा और भी ऐसे शहर हैं जिनका नाम लेकर के पहले फिल्में भी बनाई गई हैं और उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल आपने बिल्कुल बेजा फरमाया। मिर्जापुर पे वहां पे FIR फाइल कर दी है, वहां उत्तर पुलिस महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है, DCP से शायद परमिशन मिल गई है टू इंटेरोगेट द प्रोड्यूसर्स। तो ये कार्यक्रम वहां पे ऑलरेडी FIR फाइल हो गई। उनका बुनियादी मुद्दा ये था कि आप मिर्जापुर को क्यों बदनाम करने में लगे हो। जिस तरह से मिर्जापुर को दिखाया है उन्होंने कि वहां पे जो है असले हैं, तस्करी हो रही है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, एक गद्दी को पाने के लिए आदमी किस लेवल तक गिर सकता है, वो भी मिर्जापुर केंद्रित। अरे आप मिर्जापुर क्यों बोल रहे हैं, आप मिर्जापुर के पूरे, आप वहां पे देखिए, भदोई है जहाँ पे कारपेट बनता है, विंध्याचल का मंदिर है, माता का मंदिर है। तो क्या मिर्जापुर का आप ऐसा उसका अवलोकन करेंगे कि मिर्जापुर से लोग घृणा करेंगे। और देखिए पूरे विश्व में जाती है ये खाली इंडिया में ही नहीं बीम होती, ये पूरे विश्व के ऑडियंस इसको। तो आप एक ऐसा घिनौना दृश्य पैदा करते हैं जिससे हमारे देश की जो गरिमा है, जो उसकी एक इमेज है, वो आप धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई आप फिक्टिशियस नाम दे दीजिए ना, मिर्जापुर क्यों दे रहे हैं आप कुछ भी दे दीजिए, आपको किसी दौलतपुर कह दीजिए या कुछ ऐसा नाम दे दीजिए जो नए शहर में है,
लेकिन आप मिर्जापुर कह करके मिर्जापुर शहर की आप जो इमेज है उसको धूमिल करने की आप षड्यंत्र कर रहे हैं। ये हम सबने देखा है कि हमारे समाज पर कहीं ना कहीं सिनेमा का असर जरूर पड़ता है, क्योंकि ये कहा जाता रहा है जब हम पढ़ाई करते थे कम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिल्म जगत से रिलेटेड, तो ये कहा जाता था कि सिनेमा हमारे समाज का एक आईना है, हमारे समाज का दर्पण है, जो हमें वो दिखाता है जो हमारे समाज में चल रहा होता है। तो अब इसका असर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो समाज सिनेमा में देखता है वो समाज बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसका असर एक ये भी देखने को मिला है, हाल ही में मैं कल ही एक खबर पढ़ रहा था, एक युवक जो नौकरी लेने के लिए दूसरे राज्य में गया, वहां पर उसे सिर्फ इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो मिर्जापुर से था। बड़ा आश्चर्यजनक बात कही है आपने, और ये संभव है क्योंकि जिस प्रकार के मिर्जापुर को दिखाया गया वहां तो ऐसा लग रहा है कि गली गली में, घर घर के अंदर खून खराबा, बलात्कार। किसी भी लड़की को आप उठा लीजिए, किसी को भी गोली मार दीजिए, कहीं पे आप रिवॉल्वर का धंधा कर रहे हैं, कहीं पर आप गद्दी संभाल रहे हैं, गद्दी के पीछे साजिश हो रही है। मतलब मिर्जापुर ना हो गया, एक पूरा षड्यंत्र का अड्डा बन गया है। एक वहां पे हिंसा का व्यापार चल रहा है, मारने काटने का, किसी को भी काट दीजिए। और जिस तरह से काटते हैं आप देखिए किस प्रकार के अश्लील तरीके से कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। कहीं वो औरत उसको अपने ससुर को कुल्हाड़ी से काट रही है। मतलब ससुर गंदी निगाहों से अपनी मेड सर्वेंट को देख रहा है, अपनी बहू को देख रहा है। बेटा जो है वो बिल्कुल उद्दंड की तरह से हर प्रकार कुछ भी कर सकता है। मैं ये कह रहा हूँ सिनेमेटिक लिबर्टीज होनी चाहिए। देखिए मैं मानता हूँ जितेंद्र जी कि मैं सिनेमेटिक लिबर्टीज का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, क्योंकि मैं खुद अभिनेता हूँ और मुझे पता है कि हम लोग सिनेमेटिक लिबर्टीज अगर नहीं होगी तो हमारी अच्छा एक मनोरंजन हम नहीं दे सकते, वास्तविक मनोरंजन नहीं दे सकते। और अभी समय बदल रहा है कि आजकल लोग वो चॉकलेटी बॉय को छोड़ करके अब वो जमीनी हकीकत देखना चाहते हैं। उसमें आप समाज को ज्यादा, तभी आप देख रहे हैं कि बड़े एंटी हीरोज जो है वो कामयाब हो रहे हैं। और जैसे उसमें त्रिपाठी जी भी है, तो इस प्रकार से बहुत से एक्टर हैं जो कभी उनका हीरो का प्रोफाइल नहीं था, लेकिन अब एंटी हीरो आर बिकमिंग हीरोज। तो ये इसलिए क्योंकि आप भी हमारी मनोविज्ञान ये हो गया कि जो हमें हकीकत दिखाई हो क्या रहा है, लेकिन ये हकीकत के आड़ में इतना खतरनाक गदर क्रिएट करते हैं कि ऐसा लगता है कि पता नहीं उन बच्चों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता होगा, इसका आपको अंदाजा नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इनको आप सिनेमा बनाइए, लेकिन सिनेमा में थोड़ा सा अनुशासन रखिए। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी परोसिए। आपके ऊपर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में आपको एक्सप्रेशन की आजादी है, लेकिन 19(2) साथ साथ रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है। तो उसमें ये नहीं कि अब आप देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सबसे पावरफुल थे, उनको ट्विटर ने और फेसबुक ने उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। आप ये अब वो कहने लगे मेरी अभिव्यक्ति की आजादी, मैं जो चाहे बोलूं, जो चाहे कहूं। मतलब जो आप समझिए इतना परिपक्व प्लेटफॉर्म जो इतने सेंसिटिव है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के, किसका ब्लॉक किया उन्होंने? प्रेसिडेंट ट्रम्प का। तो अब आप पे अगर हम लोग कुछ टीका टिप्पणी करते हैं तो आप एक तुरंत अभिव्यक्ति आजादी का एक झंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम जितने भी जैसा भी परोस रहे हैं परोसने दीजिए। तो क्या व्यवसाय करना ही आपके जीवन का केंद्र बिंदु है? बिल्कुल मुकेश जी, सवाल यहाँ पर ये है, क्या अब हमारे जो राइटर्स हैं या फिर जो डायरेक्टर हैं उनके पास फुहड़ता के अलावा और कुछ बचा नहीं, कोई कंटेंट नहीं बचा उनके पास? वही एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे बासु भट्टाचार्य, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ह्यूमर कॉमेडी दिए हुए हैं। अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे प्रोग्राम भी आ रहे हैं, उनमें कहीं अश्लीलता नहीं दिखाई जा रही है, वो बहुत कामयाब भी हो रहे हैं। तो क्या जरूरी ये है कि आप अपने देश को नीचे गिरा करके अपनी उन्नति करना चाहें? तो यही आपका, देखिए कमर्शियल व्यवसाय तो मैं कह रहा हूँ कि सेक्स वर्कर भी करती है, तो क्या उसका कमर्शियल जस्टिफिकेशन है? क्या स्मगलर भी पैसा कमाता है, क्या स्मगलिंग को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? तो आप ये कहें कि भाई हमने तो इन्वेस्टमेंट किया है, हमको तो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसी आजादी दे दी जाए कि आप एक अभिव्यक्ति सिनेमेटिक लिबर्टीज को लेकर के, झंडा लेकर के आप समाज को कुछ भी परोसें। आप पे जिम्मेदारियां हैं। नहीं तो जैसे स्मगलिंग है, कह दीजिए कि साहब मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे जस्टिफिकेशन चाहिए, तो आप स्मगलर को जस्टिफाई कर देंगे, डेकॉइट को जस्टिफाई कर देंगे, जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं या किडनैपिंग कर रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई कर देंगे। तो ऐसे ही इसमें भी अगर देखा जाए अपरोक्ष रूप से ये एक प्रकार की साजिश है देश को कमजोर करने की, और इसके पीछे हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी हों,
आप वैसे ही जानते हैं पाकिस्तान, चाइना, ये तमाम ऐसी है, दुबई। अब आप देखिए, पहले दाऊद का इन्फ्लुएंस हुआ करता था फिल्मों के अंदर, और वो कहते थे कि इस फिल्म के अंदर ऐसे ऐसे दृश्य आप दिखाइए, भड़काइए लोगों को, ताकि समाज के अंदर लड़ाई झगड़ा पड़े, हिंदू मुस्लिम लड़ाई बढ़े, उनकी हमारी कमजोरी से वो ताकतवर बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है कि देशों को कैसे कमजोर किया जाए, उसमें मूवी भी एक माध्यम है। मूवी का प्रभाव समाज पर इतना पड़ता है कि अगर आपने उसको अंकुश नहीं लगाया तो आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ा सैलाब हमारे देश के अंदर आने की संभावना है। मुकेश जी, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस तरीके का कंटेंट भी सामने आ रहा है और तमाम तरह के विवाद भी फिल्म जगत से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, तो क्या ऐसे में फिल्म के लिए कहीं ना कहीं एक रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्मेट तैयार हो जिससे सब जुड़े हुए हों, और जो कुछ अनुशासन की जो बात की जाती है, कुछ कायदे कानून उसके लिए बने और सबके लिए वो लागू हों, कहीं ऐसी चीज की अब जरूरत कहीं ना कहीं नजर आ रही? हितेन जी, देखिए, इस मामले में मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सेल्फ रेगुलेशन है, आप गाइडलाइंस इशू करिए, आप, क्योंकि सरकार बार बार ये बात कह रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए ये बार बार ये बात कही जा रही है कि सेंसर बोर्ड जो बनाया गया है वो फिल्मों के लिए इसीलिए बनाया गया ताकि कोई भी ऐसा कंटेंट समाज में ना जाए जिससे कुछ इस तरीके की हरकत हो, जिससे लोगों में कोई गुस्सा हो। तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं खुद ऐसा इनको नियम कानून उसी के हिसाब से चलना चाहिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं, ये लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए अब कहीं ना कहीं इस चीज की जरूरत महसूस होती है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि आप इसको सिस्टमेटिक रूप से एड्रेस करिए। नंबर 1, आप गाइडलाइंस इशू करिए। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को ये कह रहा हूँ, कोई अथॉरिटी मत क्रिएट करिए, आप गाइडलाइंस दीजिए कि भाई इस प्रकार की चीजों से आप बचिए, उसमें आप सावधानी दीजिए। अगर आपने नहीं मानी हमारी बात तो फिर हम आप पर अंकुश लगा सकते हैं। ये हो गया एक प्रकार का नोटिफाइड इंफॉर्मेशन टू द प्रोड्यूसर। दूसरा, आप कहिए, आप सेल्फ रेगुलेशन करिए, आपको खुद पता है। देखिए, आपके मन के अंदर अंतरात्मा आपकी जानती है क्या गलत है और क्या सही है। तो अगर आप वो जानबूझ के कर रहे हैं, जिस प्रकार से तांडव में इन्होंने जानबूझ के काम किया है, ऊंची जाति नीची जाति, भगवान शिव को कहना व्हाट द एफ, इस प्रकार की जो डेलिब्रेट पॉलिसीज हैं, वो अब आपके अंदर से अंतरात्मा आवाज आ जाएगी कि गलत है, और उसकी वजह से फिल्म में कहीं कोई एंटरटेनमेंट कंटेंट में कमी नहीं आती है। तो इनको पहले होना चाहिए गाइडलाइंस के अंदर एक होना चाहिए फाइनल नोटिस कि नहीं तो हम अंकुश लगा देंगे, बैन कर सकते हैं आपके रिलीज को। दूसरा होना चाहिए सेल्फ रेगुलेशन। आप खुद ही इतने जागरूक होइए, आप बेपढ़े आदमी नहीं है, आप अशिक्षित नहीं है, आपको सब पता है क्या 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 दृश्य आप दिखा रहे हैं, सब पता है। ये बहुत होशियार लोग हैं, इनकी संवेदनशीलता हमसे भी 100 गुना ज्यादा है। लेकिन ये जानबूझ करके एक कोई साजिश के तहत, एक पैसे के तहत, एक छोटे बच्चों को बिगाड़ने का, क्योंकि बच्चे ज्यादा ऐसी चीजों को देखते हैं जहां पर आप पे ज्यादा कंस्ट्रेंट्स लगते हैं। एडल्ट पिक्चर को देखने के लिए बच्चे ज्यादा जाते हैं, तो वहां पे अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे तो बच्चे देखेंगे तो देखिए, शराब कहते हैं कि शराब अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसके बाद भी हम लोग पीते हैं। क्यों पीते हैं? तो ये हम पर अगर थोपा जा रहा है तो होगा ये। तो ये हमारी खुद जिम्मेदारी है एज ए प्रोड्यूसर कि हम ऐसी फिल्में बनाएं जिससे समाज के अंदर उत्तेजना कम हो और उसके बाद भी आप मनोरंजक वो दें। तो ये कहना कि साहब हमें पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने का मतलब एक मापदंड होता है, ये नहीं कि आप कहीं पे भी कुछ भी दुकान खोल के बैठ जाए और आप पैसा कमाने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो वेब सीरीज पर जिस तरीके से लगातार घमासान मचा हुआ है और वेब सीरीज को लेकर के तमाम जो आक्रोश है वो देश भर में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं अब एक जरूरत आन पड़ी है कि इसके लिए कहीं ना कहीं एक वो जो नियम कानून है वो भी अब वेब सीरीज के लिए लागू किए जाएं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के पुणे में आज बड़ा हादसा हुआ, जहां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे प्लांट के टर्मिनल 1 गेट पर आग लग गई और इंस्टीट्यूट की इमारत की 4थी और 5वीं मंजिल पर आग लगी थी। वहां पर आग पर काबू पाने के लिए करीब 15 दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सीरम इंस्टीट्यूट में ही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को तैयार किया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देश कोरोना के समय में इस कंपनी पर निर्भर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस घटना पर लगातार वो नजर बनाए हुए हैं और ठाकरे ने कंपनी के मालिक आधार पूनावाला से फोन पर बात भी की है और सीएमओ ने यह जानकारी दी है कि कल सीएम खुद घटनास्थल पर जाएंगे। इसके अलावा सीएम ने प्रेस वार्ता भी की जिसमें ठाकरे ने कहा कि 6 लोगों को बचाया गया है और पहली नजर में यह आग बिजली की किसी गड़बड़ी से लगी हुई लगती है। इसके अलावा वहां के स्थानीय विधायक चेतन टोपे भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 5 लोगों के शव वहां पर निकाले गए।
मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है, कल का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा सीएम ठाकरे का, जो पुणे उनका जाने का जो कार्यक्रम है? बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि पुणे में जो आगजनी कोविड सेंटर के उस बिल्डिंग में हुई है, उसे लेकर के जहां उप मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच की कमेटी बनाने की बात कही है, वहीं कल महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद वहां का दौरा किएंगे। हालांकि घटना दोपहर 2 बजे की थी और लगभग 4:15 बजे के आसपास महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद उस कंपनी के मालिक से उन्होंने बात की और जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया और वहां आज मतलब समथिंग कल वहां पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात कर पूरे घटना की जायजा लेंगे। अगर स्थानीय विधायक टॉपिक की माने तो उनका कहना है कि समय रहते फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 5 लोगों की इसमें मौत हुई है, जिसमें 1 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। आपको बताएं हितेंद्र, जिस तरीके से फायर ब्रिगेड और तो वहां के सूत्रों का कहना है कि जिस बगल की इमारत में वेल्डिंग का काम चल रहा था, उस दरमियान चिंगारी निकली और काफी ऐसे केमिकल थे वहां पर, जिसकी वजह से पलक झपकते ही पूरी इमारत जो है आग की आगोश में समा गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग बचाए गए। जी जितेंद्र। जी मुरारी, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और वहीं मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से। जी आपको बता दें, पुणे इंस्टीट्यूट इस मामले में गंभीरता लेते हुए मृतक परिजनों को जहां उनको मुआवजा देने की बात कही है, खुद प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें अपने बयान, अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है हितेंद्र, इतनी बड़े जो कंपनी है, इतनी बड़ी सारी व्यवस्थाएं हैं, भारत नहीं कई ऐसे जो देश हैं वो इस फैक्ट्री के ऊपर कोविड वैक्सीन को लेकर के निर्भर है, वहां पर इस तरीके की लापरवाही कैसे हुई, इस मामले को भी लेकर के महाराष्ट्र सरकार जहां जांच कर रही है, वहां कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। जी हितेंद्र। जी मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ा हादसा हुआ है पुणे में और वहां पर जिस तरीके से यह हादसा हुआ उसकी जानकारी लेने के लिए कल सीएम ठाकरे भी पुणे पहुंचेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनपी न्यूज़ के साथ।